बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के सीरीज़ में, जिसमें कक्षा 10 की भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये चौथा एपिसोड हम लेकर आए हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 एपिसोड में हमने प्रकाश पे अपनी एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने तरह से हमें किस नज़रिए से क्या क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं। और इसके बाद हमने कुछ जनरल टर्म्स पे अपनी डिस्कशन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि किरण क्या है, किरणों के समूह से जो बनते हैं प्रकाश पुंज, वो प्रकाश पुंज क्या है। इसके बाद हमने जाना था कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, क्या है अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या है समांतर प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रकाशीय माध्यम के प्रकार कितने हैं। फिर हमने देखा था कि समांगी माध्यम क्या है, विषमांगी माध्यम क्या है। फिर हमने देखा था कि अदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। इसके बाद हमने अपनी चर्चा छाया पे की थी और आज इस लेक्चर में हम प्रकाश परावर्तन पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए आपको बता दें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिन पे प्रकाश की किरण अगर पड़ती है ना, तो वो किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, जो थोड़े चिकने होते हैं, तो वो किरणों को परावर्तित कर देते हैं। तो इसी पे हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता कैसे है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली लिखें, या फिर आप परावर्तक सतह लिखें, कुछ भी चलेगा। तो हम लिखते हैं चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है। चिकनी हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि हमने यहाँ चिकनी क्यों नहीं लिखा। फिलहाल हम बस चमकीली लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो फिर क्या होता है, तो पुनः परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पुनः परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जी हाँ। तो जैसे हम कोई चमकीली सतह ले लें, चमकीली सतह कहने का अर्थ है, हम या तो दर्पण ले सकते हैं या फिर किसी मेटल का टुकड़ा, पदार्थ का टुकड़ा, ठीक है, धातु का टुकड़ा। चलिए, तो हम कुछ भी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यह चमकीला है। फिलहाल के लिए हम कुछ ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यह चमकीला है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही पड़ेगी तो कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। अब ये परावर्तन भी
आगे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से परावर्तन होते हैं हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होगा, हेडिंग लगाएंगे हम लोग परावर्तन के प्रकार और उसके अंदर लिखेंगे परावर्तन के प्रकार ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए। परावर्तन के प्रकार कितने हैं, तो हम लिखेंगे परावर्तन के दो प्रकार। कौन कौन से? पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। एक अनियमित परावर्तन, ये लो परावर्तन में ये लो, ठीक है। अनियमित परावर्तन, तो ये दोनों क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है, तो इसी परिभाषा को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा उसमें कुछ सुधार करेंगे। हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसी चिकनी सतह, चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इनमें लौट जाती है, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लिखेंगे इसे ही नियमित परावर्तन, इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। फिगर में हम दिखाएं, अब इसको भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अनियमित परावर्तन, तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है जब प्रकाश की किरण, सेम वही लिखेंगे लेकिन चिकनी सतह की जगह यहाँ पे लिखेंगे रूखड़ी सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरण
किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है, किसी रुखड़ी, एक मिनट रुक जाइएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस यहाँ पे लिख लीजिए, पुनः उसी माध्यम में नियमित रूप से लौट जाती है। क्या लिखेंगे? नियमित रूप से लौट जाती है, नियमित रूप से लौट जाती है। ठीक है, नियमित रूप से लौट जाती है तो इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो रुखड़ी सतह पर पड़ेगी, यहाँ पे किसी सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। हो जाती है और इसे ही लिखेंगे, इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। चूँकि बोर्ड भर चुका है तो हम इसे मिटाने जा रहे हैं। आप नोट कर लेंगे। हम अभी समझाएंगे कि ये विस्तार से समझाएंगे कि ये दोनों होता क्या है, तो चिंता नहीं करना है। आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे चिकनी सतह की बात करते हैं ना, तो सतह कुछ इस तरह से होगी। हमारी सतह कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से एकदम चिकनी सी, एकदम प्लेन होगी, प्लेन समतल। ठीक है, और जब हम रुखड़ी सतह की बात करते हैं तो हमारा सतह कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है? रुखड़ी सतह है और ये चिकनी सतह है। तो हम यहाँ लिख लेंगे चिकनी सतह, यहाँ लिख लेंगे रुखड़ी सतह। तो चलिए देखते हैं इस पे परावर्तन कैसे होता है। तो जब प्रकाश की किरण इस पे ऐसे पड़ती है तो ये इसका इधर परावर्तन कर देगा। जब यहाँ पड़ेगी तो ये इसका यहाँ परावर्तन कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे इस पे कैसे परावर्तन होता है। तो इस पे जब यहाँ पे पड़ती है ना, यहाँ पे पड़ती है तो ये परावर्तन कुछ इस तरह से करता है, और जब यहाँ पे पड़ती है तो ये परावर्तन कुछ इस तरह से कर देता है। ठीक है, जब किरण आ रही है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही होती है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण वापस जा रही होती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
किरण, ठीक है। तो ये जब आपतित किरण आ रही है, तो जब किरणें आ रही है ना, तो ये समांतर हैं आपस में। आप देख रहे हैं ये समानांतर हैं, मतलब दोनों के बीच में हर बिंदु पे दूरियां समान हैं। यहाँ पे भी जब आ रही हैं तो दोनों समांतर है। इसमें क्या अलग बात है भाई? तो अभी देखेंगे क्या अलग बात है। तो जब परावर्तन के बाद ये वापस लौट जा रही है तो भी ये समानांतर है, तो भी इनकी दूरियां समान है। और यहाँ आप देख के बताइए क्या ये समानांतर है? हमने समानांतर रेखा के संबंध में पढ़ा था कि दो रेखाएं समानांतर होती हैं यदि उनमें हर एक बिंदु पे दूरियां समान हो। तो क्या ये ऐसा है? इससे दूरी माप लीजिए और इससे दूरी माप लीजिए, दोनों में अंतर है ना। ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, तो बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि ये आप समझ चुके हैं। तो आपको कुछ जनरल सी बात बताते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है वो चांदी होता है। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे परावर्तक सतह के रूप में या हो लैंप हमारे पास, तो उसके पृष्ठ को हम चांदी के फॉइल से कवर कर देते हैं, जिससे परावर्तन बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और सामान्यतः हम परावर्तक सतह के रूप में यानी ज़्यादातर हम परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। साधारण शब्दों में हमने आपको बता दिया कि ये सब क्या है। चलिए इसको मिटा लेते हैं अब दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब होता कैसे है, ये अपनी शब्दों में आप जान लीजिए। आसान सी शब्दों में हम आपको बता दिए रहे हैं कि प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण ध्यान से सुनेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृत या अपसृत, बताएंगे इसका मतलब क्या है, मिलती हुई या दूर जाती हुई। संसृत का मतलब है मिलती हुई, अपसृत का मतलब है दूर जाती हुई। तो मिलती हुई या दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हो तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ नहीं आया? जानते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम और अच्छे से इसको समझाने जा रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, चलिए समझाने के लिए हम एक वस्तु बना लेते हैं और इस बिंदु से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए ये आपका वस्तु है, यहाँ पे हम दोस्तों गोलीय दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी विस्तारित चर्चा हम करेंगे, शीघ्र ही करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल के लिए आप सुन लीजिए और अच्छे तरीके से आप बाद में समझ लीजिएगा। इसको रिलेट करने के लिए आप बाद में अच्छे से समझ लीजिएगा। तो गोलीय दर्पण हम आपको ऐसे आसान से शब्दों में बता दिए रहे हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। संयोजन से हम बहुत से प्रकार इसके बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कई किताबों में ऐसा दिया हुआ होता है कि गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, तो आप मान के चलिए 2-3 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों प्रकार क्या सब है, हम आपको तीनों प्रकार बता दे रहे हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण। माफ कीजिएगा, परवलयिक दर्पण, परवलय के आकार का। तो गोलीय दर्पण 3 प्रकार का
तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, परवलिक दर्पण, परवलिक दर्पण बोलने आ गया, परवलिक दर्पण का प्रयोग आपकी कक्षाओं में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप चिंता मुक्त होकर सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पढ़िए। हाँ, तो फिलहाल हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या होता है अवतल दर्पण? तो कुछ इस तरह से अवतल दर्पण होती है जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है। ये देखिए धसा हुआ है ना परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऐसे उठा होता है, इस इधर परावर्तक सतह, इधर आप अपना चेहरा देखेंगे, और इसके केस में आप अपना चेहरा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके केस में आप यहाँ देखेंगे और ये पीछे वाला सरफेस रंगा होगा, रंगा होगा, इधर आप नहीं देख सकते। जैसे हमारे पास दर्पण होता है ना, तो हम सामने से ही देख सकते हैं, उसके पीछे जाके आप देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ ये भी दर्पण है। तो चलिए हम अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। वैसे इसका भी प्रयोग आप कहेंगे तो हम कर देंगे, इसमें कोई हमें बैर नहीं है। समझाने के लिए हम किसी भी दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। दर्पण के रूप में, खास करके बोले तो गोलीय दर्पण के रूप में, इस अवतल दर्पण का प्रयोग ज़्यादा है आपकी पाठ में, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। आपके अध्याय में ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए आपको जो बता रहे हैं उसे रट्टू तोता समझ के रट लीजिए, बाद में हम बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। अभी फ़िलहाल आप रट लीजिए, हम कह रहे हैं आप रट लीजिए, बाद में हम इसका फील पूरी तरीके से दे देंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है, चीज़ें पहले आ जाया करती हैं। अभी आपको प्रतिबिंब समझाना है तो आपको ऐसा कह रहे हैं। हम समझा समतल दर्पण से सकते थे, हम समतल दर्पण से भी इसे समझा सकते थे, लेकिन समतल दर्पण से आपने 7वीं कक्षाओं में पहले ही समझ लिया है, इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया है। तो चलिए, यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है, यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है। तो ये जो किरण आ रही है ना सूर्य की, ये किरण, क्योंकि यहाँ से तो आ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु है, यहाँ तो नहीं आ सकती है ना वस्तु। इसको अवशोषित कर लेगा, हमने आपको बताया था कि ये अवशोषित कर लेगा किरणों को, या फिर परावर्तित भी करेगा तो इसी तरफ कर देगा ना, इधर थोड़ी ही जाने देगा ना। हम अपना हाथ रख दे तो इधर थोड़ी ना टॉर्च जला देंगे तो क्या बोर्ड पे रोशनी चल जाएगी? हाँ, यहाँ पे सटा के जला दे तो नहीं जाएगी, आप सब समझते हैं। तो ये चलिए, ये जा रही है इसके समांतर जाती है ना, तो फोकस से होकर निकल जाती है। तो फोकस से 1 मिनट निकल जाने दो भाई, फोकस से होके निकल जा रही है, ठीक है। अब एक किरण क्या है ना कि एक किरण यहीं से निकल रही है, यहीं से, और इससे होके जा रही है। ये है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। जैसे इधर से गई तो इधर से लौटी ना, वक्रता केंद्र से जो जाएगी इधर से टकरा के इधर से ही लौट जाएगी, ठीक। ये सब हम आपको बताएंगे विस्तार से, चिंता नहीं करना है, सब कुछ बताएंगे। ये बंद क्यों नहीं रहा? हाँ, समझने के लिए ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे 2 बिंदु मिल रही है, आप सबको दिख रहा है, यहाँ पे बिंदु का मिलान हो रहा है, तो यही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये सब कैसा खेल है हम आपको समझा देंगे आगे, फिलहाल चिंता नहीं करना है। तो देखिए, जब किसी वस्तु से ही ना आ रही है, वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, अभी अपवर्तन छोड़ दीजिए, फिलहाल परावर्तन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अपवर्तन अभी आप बच्चे हैं, अभी आप नहीं समझ सकते, तो अभी अपवर्तन को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल रही है ना यहाँ, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, आप कहेंगे कि मिल तो रही है इतनी सा जगह में, बात सही है, मिल तो रही है ये इतनी सी जगह में, तो हमने प्रतिबिंब इतना लंबा चौड़ा तगड़ा क्यों बनाया?
क्यों बनाया, तो आइए समझते हैं। देखिए, आप भूल गए कि एक किरण यहाँ से भी आ रही होगी ना यहाँ से भी आ रही होगी ना, जहाँ वस्तु है उसके नीचे से भी तो एक किरण आ रही है। इसको आप कैसे भूल गए? ये जो मुख्य अक्ष है ये भी तो किरण है, और ये आ रही है, ये भी तो यहाँ पे है। तो दोस्तों, हम प्रतिबिंब के संदर्भ में ये 4 लाइनें लिख सकते हैं। इन 4 लाइनों में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतिबिंब क्या है। आइए देखते हैं पढ़ के। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हो, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिलती हुई और दूर जाती हुई इतना बड़ा वाक्य लिखने का ज़रूरत नहीं था। हम सीधा लिख सकते थे संसरित या अपसरित होती हुई, संसरित या अपसरित होती हुई। देखेंगे आप सब, संसरित, इसको लिख सकते थे अपसरित होती हुई, अपसरित होती हुई। तो हमने इसे इस तरह से तोड़ के इसीलिए लिखा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये टर्म समझ में आ जाए। अब इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और ये मिलती हुई और दूर जाती हुई संसरित और अपसरित का क्या तात्पर्य है। इस पर हम गहरा विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।